तो फिर हमने हेडिंग है फीचर्स ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल की जो ऑक्सीजन स्टेट्स हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले लिखा है इन ग्रुप द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर रीच टू मैक्सिमम इन द मिडल एंड देन डिक्रीज। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जब आपने स्टार्ट किया था स्कैंडियम से स्टार्ट किया था, कहाँ तक गए थे बोले आप? Mn तक गए थे, देन जिंक तक गए थे। ये प्लस ही शो कर रहा था। ये मैक्सिमम क्या था? +2 से लेके +7 तक शो कर रहा था। एंड लास्ट में क्या था? ये +2 तक शो कर रहा था। तो जो आपकी ऑक्सीजन स्टेट होती है क्या होती है भाई? टिल मिड तक बढ़ती है। बोलो है ना? इसके बाद क्या होती है? घटती है, क्योंकि आपके डी के अंदर के अनपेड क्या होते हैं? Mn के बाद कम होना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर अनपेड होते जो पेड होते जाएंगे तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिए जाएंगे। ओके, यस सर। तो लिखा है इन ग्रुप द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर रीचेस टू मैक्सिमम इन द मिडल एंड देन डिक्रीज। एग्जांपल दिखाया हमने, जो आपकी 3D सीरीज है उसमें क्या है? आपका मैग्नीज है Mn, जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन शो करता है +7 एंड सबसे ज्यादा भी शो करता है +2 +3 +4 +5 +6 और +7। एंड कह रहा है ऑल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट शो +2 ऑक्सीजन स्टेट एक्सेप्ट कौन है भाई? स्कैंडियम को छोड़ दे तो जितने भी आपके पास एलिमेंट है दे ऑल शो +2 ऑक्सीजन स्टेट और नॉट? यस सर। तो स्कैंडियम जो +3 शो करता है, क्या करता है स्कैंडियम +3 शो? स्कैंडियम +3 शो करता है, क्यों करता है बताइए? जल्दी बताइए फटाफट। So because it is more stable in +3 configuration as compared to +2. क्यों? क्योंकि 3D कितना जाएगा +3 में? 0, मतलब क्या आपके पास आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा ये स्कैंडियम +3 में। ओके, यस सर। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद कह रहा है ऑल Cu2+ हैलाइड्स आर नो एक्सेप्ट द आयोडाइड एज Cu2+ ऑक्सीडाइज I- to I2। कह रहा है आपको CuCl2 मिलता है, CuBr2 मिलता है और CuF2 मिलता है, लेकिन कह रहा है जो आपका Cu है Cu I2 नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है? तो बता रहे हैं कि जो Cu2+ है वो क्या करता है? I- से रिएक्ट करके उसको I2 में कन्वर्ट कर देता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि वाई Cu I2 नॉट ऑब्जर्व। तो क्या लिखा है? Cu2+ + 4I- गिव Cu2I2 एंड I2। और आप जब चेक करिए Cu2I2 में जो कॉपर है उसके ऊपर कितना चार्ज है भाई? +1 है ना भाई? यस सर। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि Cu I2 क्यों नहीं बनता है, Cu2I2 बनता है? तो बता देंगे क्योंकि जो Cu है जब वो +2 में होता है तो वो आपके I- से रिएक्शन करके उसको I2 में कन्वर्ट कर देता है और खुद क्या होता है? Cu2I2 बना देता है। ठीक है अर्पिता? अर्पिता क्लियर है? यस सर। अगला इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है जब भी आप कॉपर के सॉल्ट देखोगे पानी के अंदर तो कह रहा है आपको कॉपर +1 में सॉल्ट नहीं मिलते, कॉपर +2 में मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा
कि कॉपर +1 जो है जब उसको पानी में ऐड करते हैं तो इट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन विच एक कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और दूसरे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन। आपने पढ़ा था जब एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन, और उसी का क्या हो रहा हो, रिडक्शन, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। याद है? Yes. तो क्या है, जब Cu को पानी में ऐड करते हैं, कौन Cu को, +1 वाले को, तो क्या हो जाता है वो Cu2+ और Cu में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, आपको पता है Cu+ तो स्टेबल होता है, बोलिए। Yes, sir. तो Cu2+ क्या स्टेबल है, Cu2+ क्या स्टेबल है, नो सर। बट फिर भी कहा जा रहा है वो, फिर भी Cu2+ में जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, तो उसके पीछे रीजन है कि भाई जब Cu+ से जाओगे कहां पे, Cu2+ में, तो जो सेकेंड आई लगेगी उस आई को बैलेंस करने के लिए जब इसको आप पानी में ऐड करोगे तो क्या होगी भाई, हाइड्रेशन थेरेपी निकलेगी निकलेगी भाई, Yes, sir. और वो क्या रहेगी, वो इस आई को बैलेंस कर लेगी, जिसकी वजह से क्या होता है वो पानी में जाके +1 से +2 बन जाता है। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ aqueous इज मोर देन Cu+ aqueous। तो पूछेगा क्यों होता है, पहले लिख लो क्वेश्चन, मैं लिखवा रहा हूँ क्या होगा उसका आंसर, और कॉपी करिए इसको एक बार। क्वेश्चन पूछेगा एक्वस में Cu+ से ज्यादा Cu2+ स्टेबल होता है, क्यों होता है, तो जो मैं आंसर लिख रहा हूँ उसको याद कर लेना, वही लिख के आना है। प्रोडक्ट में निकाल दूंगा। लिखिए आंसर, क्वेश्चन लिखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ aqueous इज मोर देन Cu+1, रीजन क्या है, लिखिए। दी greater stability of Cu2+ aqueous than Cu+ aqueous is due to much more negative enthalpy of hydration for Cu2+ aqueous than Cu+ aqueous. This more than compensates for the high second ionization enthalpy of Cu। ठीक है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि Cu2+ मिल जाता है आपको एक्वस में, Cu+1 डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है, क्यों करता है,
तो उसका आंसर ये लिख के आना है आपको प्रॉपर। ओके ओके सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। कह रहे हैं जो किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं, वो या तो उनके फ्लोराइड की फॉर्म में मिलती है या उनके ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती है। जैसे एग्जांपल मैग्नीज है, वो क्या कर रहा है, +4 शो कर रहा है कब, जब उसके पास F है, और मैग्नीज ही है वो +7 शो कर रहा है जब उसके पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो हाईएस्ट स्टेट शो करते हैं ऑक्सीजन स्टेट, वो फ्लोराइड की प्रेजेंस में शो करते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में शो करते हैं, क्यों? तो आपको पता है फ्लोरीन is the most electronegative element of the periodic table Yes, sir. and oxygen is also the second electronegative element of the periodic table, है ना? Yes, sir. तो इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, Yes, sir. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। Yes, sir. इन दो फैक्टर की वजह से क्या करते हैं ये हायर मेटल को उनकी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में ले जा सकते हैं, ठीक है? ओके ओके सर। अब इसको किसी डाउट तो नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन भी आगे दिखा दूं क्या क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा एक मिनट, क्वेश्चन में दिखाई देता हूँ क्या क्वेश्चन आएगा, बोल देता हूँ क्वेश्चन। वेट क्वेश्चन था a transition metal exhibit higher oxidation state in oxide and fluoride। क्वेश्चन नंबर 8.25 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन लिख लो क्या है, वो a transition metal exhibits higher oxidation state in oxides and fluorides। ठीक है, एक्सप्लेन करना है क्यों। तो उसका आंसर लिख लो बिकॉज oxygen and fluorine are highly electronegative elements and small in size, जिसके से होंगे वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। ठीक है, ओके। तो इसकी वजह से ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन एजेंट कहलाते क्या कर रहे हैं, फिर ये किसी मेटल क्या करेंगे, उसकी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में ले जाएंगे आराम से। जैसे मैंने दिखाया था Mn इन टर्म्स ऑफ फ्लोरीन के साथ क्या फॉर्म करता है, MnF4 फॉर्म करता है, यहाँ पे Mn+ फॉर्म में होता है। और जब Mn क्या करता है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, तो क्या फॉर्म करता है, वही वो +7 भी फॉर्म करता है। ठीक है भाई, है ना? Yes, sir. अब क्वेश्चन पूछ लेते भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन तो +4 शो कर रहा है, जबकि ऑक्सीजन कितना शो कर रहा है, +7। जबकि सबसे ज्यादा नेगेटिव अगर फ्लोरीन है, तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट किसको शो करनी चाहिए, फ्लोरीन को शो करनी चाहिए, है ना भाई?
Yes, sir. बट कौन कर रहा है? Oxygen. तो यहाँ भी क्वेश्चन आया था आपके पास कि ऑक्सीजन सुपीरियर है ओवर फ्लोरीन टू ऑक्सीजन स्टेट के लिए, तो उसका आंसर ये है भाई, ऑक्सीजन क्या करता है, इट फॉर्म, भाई फ्लोरीन के पास क्या होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कमी होती है ऑक्सीजन पूरा करने के लिए, Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीजन के पास क्या होती है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन कमी होती है ऑक्सीजन पूरा करने के लिए, है ना? Yes, sir. तो ऑक्सीजन क्या करता है, इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड्स विद मेटल आल्सो, है ना? तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की उसके पास क्या है, एबिलिटी है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसकी ऑक्सीजन क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। क्योंकि अगर मैं निकालू यहाँ पे, तो आपने देखा Mn टू O सर में लिखा था, तो ये क्या हो गया, Mn कितने, 2, O 3 इस Mn पे है और 3 इस पे है और एक O कहाँ है, दोनों के बीच में आ रहा है। तो अगर मैं निकालू इसका चार्ज कितना होगा, 2x, ऑक्सीजन ये शो करता है, ऑक्सीजन -2 शो करता है, तो 2x इजिकल टू कितना आपके पास 14, x इक्वल टू कितना आपके पास आ जाएगा भाई 7। इसकी वजह से, क्योंकि क्या करते हैं ये मल्टीपल बॉन्ड शो करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड मतलब सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाता है, क्लियर? Yes, sir. तो देख लीजिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई ऑक्सीजन इज सुपीरियर ओवर फ्लोरीन फॉर द ऑक्सीजन स्टेट। तो उसका आंसर है द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दिस हाई ऑक्सीजन स्टेट एक्सीड दैट ऑफ फ्लोरीन। क्यों? उसका आंसर ये लिख के आना आपको बस खाली, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स टू मेटल्स एक्सप्लेन इट्स सुपीरियरिटी। Thus, the highest oxidation of Mn chloride in MnF4, whereas the highest oxides is Mn2O7. Okay? Yes, sir. Yes, सबको भाई? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका भी सेम आंसर आएगा कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन? सर 8.25 का थर्ड पार्ट 8.2 क्या पढ़िए, क्या लिखे? द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन हाँ, ऑक्सोनायन सेम रीजन है कि वहां पे अगर वो वहां पे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसका भी बनेगा, देखो अगर दिखाएं तो Mn O O O और O माइनस, ठीक है? ओके सर ये क्वेश्चन कल पढ़ लिए थे क्वेश्चन तुमने, बताइए। इसका ई नोट पॉजिटिव होता है, बाकी को सबका नेगेटिव था, इसका पॉजिटिव क्यों होता है? अब इसके आंसर से बताओ ऋषि। सर हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट नहीं कर पाती, दैट्स व्हाई सेकंड को नहीं, सेकंड को कर लेती है, अगर सेकंड की बात है तो कर लेगी, फर्स्ट प्लस सेकंड को कंपेयर नहीं कर, ओके ठीक है ना? तो क्या लिखा है, कॉपर हैज हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और साथ में क्या होती है, आयनेशन भी होती है। द हाई एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म दिस टू दिस, आप यहां से यहां जा रहे हो, तो भाई क्या लग रहा है आपके पास एटमाइजेशन भी लग रहा है, प्लस क्या लग रहा है, I1 और I2 भी लग रही है भाई, और साथ में क्या आ रही है, हाइड्रोजन भी आ रही है, इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रोजन एंथैल्पी एंड दिस इज पॉजिटिव, ठीक है? यहाँ पे साथ में लेंगे एंड हाई I1 और I2 भी डाल देंगे सब, enthalpy of atomization and high I1 and I2 and low enthalpy of hydration. The high energy required to transform this is not balanced by the its hydration enthalpy, hence E naught is positive. ठीक है?
अगला आ गया, why is the highest oxidation state of a metal exhibit in its oxide or fluoride only? बताइए क्या आंसर लिखा है इसने भी, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, स्मॉल साइज होता है और High electron. high electronegativity. Oxygen and fluorine have a small size and high electronegativity, hence they can oxidize the metal to the highest oxidation state. ठीक है, ये भी क्वेश्चन बता चुका आपको, मगर मैं आपको कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट है, जिसका ई नॉट जितना नेगेटिव होगा वो आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो वो उतना अच्छा डिटर्जेंट होता है। तो सी आर का नेगेटिव था, आयन का पॉजिटिव था, तो इसलिए सी आर क्या था आपका अच्छा डिटर्जेंट। ठीक है, ये सब पढ़ लेना क्वेश्चन सारे सारे। सर ये पीपीटी भेज दीजिएगा। आप पीपीटी भेज दो, ठीक है। इसका लिख लो आंसर 8.21 का आंसर लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8.21 का सेकंड पार्ट, कोबाल्ट इज स्टेबल इन एक्वस फॉर्म, इसमें सेकंड में, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एजेंट इट इज इजीली ऑक्सीडाइज। मतलब कह रहे हैं एक्वस फॉर्म में कोबाल्ट 2 की फॉर्म में रहता है, लेकिन इसमें अगर हम कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट ऐड करते हैं तो ये +3 में पहुंच जाता है। देखिए इसका आंसर, cobalt third has greater tendency to form coordination complex, पढ़ेंगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, coordination complexes then cobalt second। मतलब जब कॉम्प्लेक्स डालेंगे तो करेंगे फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो कोबाल्ट थर्ड क्या करता है आपका अच्छी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एज कंपेयर टू कोबाल्ट सेकंड। हेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं उनको लिगेंड बोलते हैं, पढ़ेंगे अगले चैप्टर में अच्छी तरह इसको। तो कोबाल्ट सेकंड चेंजेस टू कोबाल्ट थर्ड, that is easily oxidized। हो गया, यस सर। चलिए कोई अच्छी बात हो गई। तो अगले क्वेश्चन आंसर कौन करेगा भाई? D1 configuration is very unstable in ions, why? D1 configuration is very unstable in ions, why? बताओ भाई, बताया था इसका आंसर मैंने आपको, स्कैंडियम +2 नहीं मिलता है ना, +2 में क्या था स्कैंडियम, तो 3D1। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये स्टेबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये अपने डी को 0 कर लेते हैं सर। क्यों? सर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। हाँ तो क्यों करते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। In order to achieve the noble gas In order configuration, to so achieve the noble gas configuration, ठीक है, ओके। तो बोल देंगे, लिखेंगे द आयंस विद D1 configuration have a tendency to lose the only electron
present in D subshell to acquire stable D0 configuration. ठीक है भाई, बोलिए है ना? अमन ठीक है? Yes, sir. अगला क्वेश्चन के पास है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसप्रपोर्शिएशन रिएक्शन? क्या होता है इसका मतलब? बताइए क्या होता है इसका मतलब? बताइए भाई। So the element which undergoes reduction and oxidation in the same reaction. ठीक है, that reaction is called disproportional reaction. अब पूछा है give two example of disproportional reaction. तो एक तो मैंने आगे पढ़ा था अभी, Cu plus give Cu2 plus और Cu, याद है? यस सर। और दूसरा रिएक्शन हमने लास्ट पढ़ा था, H2O2 give H2 plus H2O plus O2, ये भी याद है? Yes. ये क्या है? पेरोक्साइड है, ऑक्सीजन -1 में होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में, और ये O2 क्या है इसकी एलिमेंट्री स्टेट होती है ऑक्सीजन की, तो 0 में यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना भाई। और भी कई सारी है, मैं सबसे सिंपल लिखवा दिया आपको। कॉपी कर लीजिए इसको, दोनों एग्जांपल अगर आपको कॉपी करना है। ठीक है, बढ़ेगा भाई। Yes, sir. Which metal in the first NH series exhibit plus oxygen state most frequently and why? तो कौन है इसके अंदर इसका आंसर? ठीक है, Yes, sir. सिर्फ अकेला एलिमेंट जो प्लस वन शो करता है Cu, क्योंकि वो 3D टाइम कॉम्बिनेशन शेप कर लेता है, इस वजह से। अगला है, कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग केस आयंस Mn3 plus Cr3 plus V3 plus Ti3 plus, which one of these is the most stable in aqueous solution? ठीक है भाई, ओके। ओके सर। चलिए देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो पहले आप उसको लिखेंगे फिलिंग ऑर्डर वाला उसका। तो ये क्या हुआ उसका फिलिंग ऑर्डर हुआ भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, देन उसके बाद 5 एटम बचेंगे, किसमें आएंगे? वो 3d5 में आ जाएंगे, जो मैं सिखाया था आपको लास्ट क्लास में। ठीक है, इन्होंने कहा था इसको आप रीअरेंज करके लिखेंगे, पहले 1 वाले, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, और फिर उसके बाद 4th वाला। ठीक है भाई यहाँ तक? तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जब भी ऐसा मैंने क्यों करा है, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना भाई, वो सबसे लास्ट जो सेल नंबर होता है उससे निकलते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ, कहाँ से निकलेंगे? वो पहले 4s से निकलेंगे, उसके बाद d से निकले। ठीक है, हाँ ना? Yes, sir. तो Mn किसमें बोल रहा है? आपसे +3 की बात कर रहा है, तो 2 यहां से गए, 1 यहां से गया, तो आउटर मोस्ट में कितने गएंगे भाई? आउटर मोस्ट में आपके पास 3d4 आएगा एंड Yes. 4s 0 हो जाएगा। तो आपके पास डी में होते हैं कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। और अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, जब तक आप सारे इलेक्ट्रॉन को सिंगली ऑक्यूपाई नहीं करते हैं तब आप फिलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। Yes.
Cr होता है भाई आपका 24 होता है, और ये बताया था क्या है आपका एक्सेप्शन होता है 3d5 4s1 होता है। तो Cr प्लस 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, कितना हो गया 3d3। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेड़ भाई यहाँ पर? 3. अगला है वैनेडियम। वैनेडियम होता है कोई 23 होता है, कितना होता है 3d3 4s2। तो वैनेडियम प्लस 3 भाई कितने होंगे, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, कितने बचे 3d2। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेड़ है आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन पेड़ है आपके पास, ठीक है। टी आई का 21 है, कितना है 22, सॉरी 22 है, 3d2 4s2। तो टी आई 3 प्लस में कितना होगा भाई 3d1 होगा, बोलो है ना, ठीक है। Yes, sir. तो पहला क्वेश्चन था किसके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, Mn3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है 4, Cr3 प्लस के पास कितने हैं 3, B3 प्लस के पास 2, एंड Ti3 प्लस के पास कितने हैं भाई 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। Yes, sir. Yes, दूसरा पूछ रहा है विच वन ऑफ दिस इज द मोस्ट स्टेबल एक्वस सॉल्यूशन, इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा होगा? तो कौन होगा भाई वो Cr होगा। क्यों होगा? हमने पढ़ा था जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं भाई, फर्दर स्प्लिट होते हैं या नहीं होते हैं? yes, sir. क्या नाम बताए थे उनके? T2. T2G एंड EG. EG। तो ये Yes. 3 इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे भाई, तीनों यहाँ पर आएंगे। Yes, sir. तो उसके पास क्या है, हाफ फील्ड T2G स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, क्लियर है। Yes. तो लिख लीजिए, सबके लिख लीजिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, और सबसे स्टेबल कौन सा है Cr3 प्लस है, क्योंकि उसके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए। डन। हो गया बच्चों? Yes, sir. बाकियों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? स्नेहा समझ में आया? स्नेहा Yes, sir. समझ में आ रहा है? हाँ जी सर. अर्चिता, Yes, sir. प्रियांशी, Yes, sir. ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भाई क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर लिखा हूं, ये बता चुका हूं आपको मैं। द लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, द हाईएस्ट इज एम्फोटेरिक और एसिडिक। ये पूछ रहा है आपसे, क्या जो लोवेस्ट ऑक्साइड्स हैं वो क्या है आपके बेसिक हैं, और जो हाईएस्ट है वो क्या है आपके एम्फोटेरिक या एसिडिक। तो भाई समझो क्यों है। जैसे पूछ रहा है कि जो MnO है मान लो, ये तो आपका बेसिक है, और जो Mn2O7 है ये क्या है, या तो एम्फोटेरिक है, ये क्या है एसिडिक है।
तो भाई MnO2 में क्या है इसके पास भाई? Mn किस स्टेट में है? +2 स्टेट में। Yes, sir. तो अगर Mn +2 स्टेट में है तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं बॉन्डिंग में बनाने के लिए? 2. बचे कितने 12. इलेक्ट्रॉन इसके पास? 5 इलेक्ट्रॉन बचे 5. हैं इसके पास। Yes, sir. तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नहीं सकता भाई? किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे सकते हैं, नहीं सकते? No, sir. इसके बाद डी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे इसके पास 5। अच्छा, yes, sir. तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसलिए क्या है आपका, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या होते हैं भाई? लुईस बेस होते हैं या नहीं होते हैं? बोलिए है ना। Yes, sir. जबकि यहाँ पे एमएन के स्टेट में +7, मतलब क्या किया भाई एमएन ने अपने जो 7 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस के, वो सातों सातों क्या कर ले भाई, इसने यूज कर लिए, नहीं कर ले? Yes, sir. तो अब इसके पास देने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन है? No, sir. तो क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन? एक्सेप्ट कर सकता है चाहे तो। Yes. तो क्या है भाई ये? इट इज वर्क एज लुईस, ऐसे तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, Yes, sir. इसका प्रॉपर आंसर लिख लो। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन क्या था? पहले क्वेश्चन डाल लो। द लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, द हाईएस्ट इज एसिडिक, व्हाई? ठीक है, अब लिखो इसका आंसर। कह रहा है इन दी लो ऑक्सीडेशन स्टेट of the metal, some of the valence electrons of the metal atom are not involved in bonding, hence it can donate electrons and behave as a base। क्लियर सबको? In the high oxygen state, valence electrons are involved in the bonding and are not available. Instead, effective nuclear charge is high, hence it can accept electrons and hence behave as acid। ठीक है, सर ये ENC क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ेगा आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, प्रोटॉन तो उतने उतने ही। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। होल्ड नेक्स्ट कॉल। Next chapter, characteristics and properties of transition element, oxides and oxometal ions। बाकी ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, तो डी एंड एफ, डी खत्म हो जाएगा जब एफ रह जाएगा, एफ खत्म करके क्लास खत्म कर देंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन एलिमेंट की। पहला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर आपके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट एलिमेंट या कंपाउंड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक नेचर। और अगर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उनके पास, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको आप, डायामैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है भाई। तो लिखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयर कॉम्प्लेक्सेस आर पैरामैग्नेटिक, मतलब वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपके पास सारे पेड़ होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होता है। और डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो पूछ सकता है आपसे मैग्नेटिक वेक्टर इनका पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। तो लिखा है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म होगा। द पैरामैग्नेटिज्म इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और ये फार्मूला आप याद रखिए, सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका अंडर रूट n+2 bm। bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, यूनिट है इसकी, मैग्नेटॉन। और यहाँ पे जो n है वो होता है आपके पास कितने आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके लिए यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगी। तो देखिए म्यू को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट और इज इक्वल टू अंडर रूट n+2 स्पिन ओनली। मतलब आप चेक करते हो सिर्फ किसके बारे में ओनली, आप ये जो फार्मूला है सिर्फ किसके लिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए है। एक फार्मूला और होता है वो स्पिन प्लस ऑर्बिटल के लिए होता है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो आपको पढ़ना है हायर क्लास का। तो यहाँ पे n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और bm जो यूनिट है इसकी वो क्या है, बोर मैग्नेटॉन को बोलते हैं यूनिट इसकी। तो जितने ज्यादा आपकी मैग्नेटिक मोमेंट आएगी उतना ज्यादा क्या आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप उल्टा कर सकते हो, आप मैग्नेटिक मोमेंट से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। ठीक है ना। Yes, sir. और याद रखना
सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ उसको निकालने का। जैसे उसने बोल दिया क्वेश्चन में, आपके पास जो कंपाउंड है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ये है, कितनी है? आपके पास क्या कुछ जो कंपाउंड है उसमें जो मेटल है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट ये है, तो पूछ रहा है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। ओके, Yes, sir. जो ये आगे लिखा है ना पॉइंट से पहले, यही आपका आंसर है, इतने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। तो कितने अनपेयर्ड है? 3. चेक कर लो फटाल के फॉर्मूले में। 3, 3 + 2, 3 × 5 कितना है भाई? √15, ठीक है। Yes, sir. 16 का रूट कितना होता है? 16 का रूट कितना होता है? 4. तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 4 से कम होगी, सिंपल सी बात है। Yes, sir. ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आएगी, बोले है ना? Yes, sir. डाउट? तो ये याद का तरीका है, ऐसे जो आगे लिखा है वही आपका इलेक्ट्रॉन के आपके पास अनपेयर्ड, ठीक है। ओके, Yes, sir. जैसे क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन भी देखता हूँ इसका, छोड़ो बाद देख लेंगे। अब देखो उसके बाद लिखा है, नेक्स्ट है कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई। कह जनरली जितने भी डी ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जनरली, वो सब क्या होते हैं? कलर्ड कंपाउंड होते हैं। अब क्यों बोलते हैं कि ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं? कैसे बोला आपको कलर्ड कंपाउंड होते हैं? तो मैंने बताया था आपको कि जो आपके पास डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मेरे पास D0 है या D10 आ रहा है, तो वो क्या होगा भाई आपके पास? वो कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं कलरलेस। और अगर D1 से लेकर D9 तक आ रहे हैं, तो वो कंपाउंड क्या होते हैं? आपके कलर होते हैं। क्यों होते हैं बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। आपको मैंने बताया था जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं, याद है? स्प्लिट क्यों Yes. होते हैं बताऊंगा बाद में, जब पढ़ाऊंगा अगला चैप्टर वहां पे आएगा। ये क्या है? T2G, ये क्या है? EG है, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन जो कहाँ आएगा भाई? वो T2G में आएगा। Yes, sir. बट अगर मैं इसको ऐसा क्या करूं, एनर्जी प्रोवाइड करूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो ये जंप होकर कहां पहुंच जाएगा? EG में पहुंच जाएगा। Yes, sir. पहले आपके पास T2G में 1 था, EG में 0 थे, लेकिन जब ये जंप होकर ऊपर पहुंच जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा भाई? T2G में 0 हो जाएंगे, EG में 1 हो जाएगा, है ना? Yes, sir. बट कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल होता है? No, sir. तो दोबारा कहाँ आएगा ये? वो दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। Yes, sir. तो जब वो आएगा तो क्या करेगा भाई? वो रेडिएशन क्या करेगा? एमिट करेगा। क्योंकि जब वो यहां से जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब वो वापस आता है एनर्जी रिलीज करेगा बच्चों। Yes, sir. और जो एनर्जी एमिट कर रहा है वो कहाँ आ रही है? आपकी विजिबल रीजन में आती है, जिसकी वजह से क्या करता है? आपको ये कलर शो होते हैं। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ था भाई? डी में था इलेक्ट्रॉन आपका। T2G क्या है? डी ऑर्बिटल था भाई ये। Yes, sir. आपका इलेक्ट्रॉन डी में था, कहाँ गया था? डी में ही गया था। Yes, sir. इसको बोलते हैं आप डी डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? डी डी ट्रांजिशन। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो डी ऑर्बिटल, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कंपाउंड होते हैं वो कलर होते हैं, तो उसका आंसर क्या है? ड्यू टू
डी ट्रांजिशन, क्योंकि डी से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी में जाता है, उसकी वजह से जो एनर्जी एमिट होती है उस वो कहाँ आती है, आपकी विजिबल रीजन में आती है, दैट्स व्हाई आपका कंपाउंड कलर शो होता है। ठीक है, Yes, sir. तो देखिए बस ऐसा एक बार, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड एक्सेप्ट, लिखा है कौन भाई, स्कैंडियम +3 क्या था भाई, D0 था, Yes, sir. Yes, sir. Ti के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 22, तो क्या था भाई वो 3d2 4s2 था, तो Ti+4 भी क्या होगा भाई, 0 होगा। Yes, sir. और डी में कितने आपके पास, जिंक में कितने हैं, 10 है, तो जब डी खाली होगा तो क्या ट्रांजिशन हो पाएगा, डी ट्रांजिशन भाई, No, sir. और जब डी में सब में इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो भी क्या आपका डी ट्रांजिशन हो पाएगा। No, sir. तो इसलिए जो स्कैंडियम के सॉल्ट होते हैं, टीआई के सॉल्ट होते हैं या जिंक के सॉल्ट होते हैं, सारे क्या होते हैं आपके पास, कलरलेस होते हैं। पूछे क्यों कलरलेस है, तो बताएंगे इनके पास क्या है, डी इलेक्ट्रॉन नहीं है या डी कंप्लीटली फील्ड है, तो इनके पास डी ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, बोलिए है ना। Yes, sir. तो क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर करना भी रट लेना इस आंसर को, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं क्यों, तो उसका आंसर है द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन टेक प्लेस कहां से, फ्रॉम लोअर डी ऑर्बिटल, कौन सा वाला भाई, T2G, टू हायर डी ऑर्बिटल, कौन से वाला, Tg, विद इन सेम सबशेल, इफ द एनर्जी रिलीज, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई, फॉल्स इन द विजिबल रीजन, देन दे एमिट द कलर। समझ में आ गया, है ना। Yes, sir. तो Cu2+ सॉल्ट क्या आपके पास ब्लू सॉल्ट होता है, Ti3+ सॉल्ट क्या आपके पास पर्पल कलर का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ये वाला कि बताइए जो Ti वाटर कॉम्प्लेक्स है +3 में, ये वॉयलेट कलर का है, एक्सप्लेन करिए कैसे। ठीक है, तो बताएंगे आप Ti वाटर 6 3+ कॉम्प्लेक्स में जो आपके पास Ti पे चार्ज है भाई वो कितना है, +3 है, Yes, sir. और Ti में इलेक्ट्रॉन कितने थे भाई, 22. 3d2 4s2 था आउटर कॉन्फिगरेशन, Yes, sir. तो Ti3+ कितना होगा, 3d1, 3D1. तो उसके पास क्या है, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या उसमें डी ट्रांजिशन होगी या नहीं होगी, Yes, sir. तो उसमें जो डी ट्रांजिशन होगी तो इलेक्ट्रॉन जंप होकर ऊपर जाएगा और दोबारा कहाँ आएगा, वापस आएगा, तो जो रेडिएशन एमिट करता है कहाँ आती है भाई, वो विजिबल रीजन में आती है। इसकी क्या मिलता है आपको भाई, वो आपको ब्लू कलर शो, व्हाइट कलर शो होता है। ठीक है, आए ना जी, क्लास है ये। यस ठीक है, बस निकलो फिर बाद में बात करता हूँ उसके। ठीक है भाई, चौक लगा था, Yes, sir. 1 मिनट साइज अपनी बुक खोलो एक बार, राघव आप जा सकते हो, इशू नहीं, एक बार सब बुक खोल लीजिए एक बार अपनी। कौन चैप्टर आपका ये 10, हम्म, हमें निकालोगे क्वेश्चन टॉपिक नंबर 8.3.10, टॉपिक नंबर 8.3.10, पेज नंबर है पुराने बुक में है ये 222 पे, तो नई पे 26-27 पे होगा ये पे। मिला,
Yes, sir. Yes, sir. तो वहां देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछेगा कलर कंपाउंड क्यों शो करते हैं, तो उसका आंसर लिखा हुआ है when an electron from a lower energy d orbital is excited to a higher energy d orbital, the energy of excitation corresponds to the frequency of light absorbed. This frequency generally lies in the visible region. The color observed corresponding to the complementary color of the light absorbed. ये पता होना चाहिए आपको। जैसे आपको कोई भी शर्ट है आपकी, अगर वो आपको ब्लू कलर की दिख रही है, क्या वो एक्चुअली ब्लू कलर की है? हाँ भाई, कोई शर्ट आपको ब्लू कलर की दिखती है तो क्या वो एक्चुअल में ब्लू कलर की होती है भाई? बोलिए है ना? यस सर। नहीं, क्योंकि भाई आपकी जो टी शर्ट है या शर्ट है वो क्या कर रही है भाई? वो क्या करती है, व्हाइट लाइट जो उसके पास आ रही है उसमें से कुछ लाइट एब्जॉर्ब करती है, और बायो क्या करती है भाई, बाकी को वो ट्रांसमिट कर देती है। याद है, पढ़ा होगा आपने? Yes, कोई sir. भी सब्सटेंस होता है, क्या वो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है? No, sir. अगर ब्लैक को छोड़ दे तो बस खाली है ना, तो वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है, बाकी ट्रांसमिट करता है। तो भाई जो आपको ब्लू कलर दिखती है एक्चुअल में क्या है भाई, वो रेड कलर की होती है। हमको दिख इसलिए रही है क्योंकि वो क्या कर रहा है, रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, जो बाकी बची है उसको वो ट्रांसमिट कर रहा है। जो कलर बचा हमारे पास, वो क्या बचता है हमारे पास, जो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर होता है, इसलिए आपको ब्लू लाइट दिखती है। बस समझ में आ रही है? Yes, sir. व्हाइट एंड ब्लैक ये कोई कलर नहीं होते हैं। व्हाइट का मतलब है जो भी लाइट पड़ी उसके ऊपर, उसे सारी क्या कर दी भाई, रिफ्लेक्ट कर दी। जब सारे कलर मिल जाते हैं तो क्या मिलता है आपको, व्हाइट लाइट मिलती है कि नहीं मिलती है? आप बोलते हो ना कि व्हाइट लाइट को क्या करो, अगर आप प्रिज्म से पास करते हो तो क्या करता है, वो रेनबो लाइट शो करता है। याद है? Yes, sir. और अब सारे कलर को मिला दोगे तो क्या मिलेगा आपको, व्हाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। अगर आपकी ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, सारी लाइट क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, तो क्या मिलेगा आपको, व्हाइट कलर मिलता है। और अगर आपकी ऑब्जेक्ट सारी लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, कुछ भी डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो क्या दिखता है आपको, आपको वो ब्लैक दिखता है। तो जो भी कलर वो एब्जॉर्ब करता है हमें उसका उल्टा कलर दिखता है, उसका दूसरा पॉइंट, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. तो एक बार पढ़ोगे क्या क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहा है, कहाँ गया? हाँ, the frequency generally lie in the visual region, the color observed corresponding to the complementary color of the light absorbed. जो कलर उसने एब्जॉर्ब किया है हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। क्लियर है? Yes, sir. The frequency of the light absorbed is determined by the nature of the ligands. In aqueous solution, where water molecules are the ligands, the color of the ions observed are listed in table 8.8. दिखा रखा है, एक कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। A few color solutions of the D block element are listed in figure 8.5 दिखा रखा है। ठीक है, बाकी इसको हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे दोबारा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वहां भी दोबारा पढ़ेंगे इसको एक बार। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं आपको, क्योंकि एफ ब्लॉक में हमें सिर्फ लेंथेनॉइड पढ़ना है, एक्टिनॉइड नहीं पढ़ना है। तो अगली क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका, थोड़ा सा बचा हुआ है डी ब्लॉक का, और बाकी एफ ब्लॉक में सिर्फ आपको लेंथेनॉइड पढ़ना है बस खाली। इसमें तो क्वेश्चन देखो इसके ऊपर भाई, एग्जाम्पल नंबर 8.8 जस्ट ऊपर जो पढ़ा है मैंने भी, उसके जस्ट ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़िए एक बार। पढ़ो भाई। कैलकुलेट द स्पिन ऑन वाला। कैलकुलेट द, इससे ऊपर, ये तो इंडेक्स क्वेश्चन है ना, एग्जांपल पढ़ो, एग्जांपल इंडेक्स से ऊपर।
Calculate the magnetic moment of a divalent ion in aqueous solution of its atomic number is 25. भाई कोई मेरे पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो भाई इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी? 3d5 4s2 होगी भाई। Yes, sir. Yes, और sir. डाइवेलेंट आयन का मतलब क्या है भाई? m के ऊपर कितना चार्ज होगा? 2 plus 2. क्योंकि मेटल है तो क्या होगा? +2 होगा। तो कितना हो गया भाई? 3d5 हो गया, है ना? Yes. d5 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेड आपके पास? 5. 5. 5 इलेक्ट्रॉन पेड आपके पास। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या लिखा है आपने भी? अंडर रूट N plus 2. n+2। तो कितने एम्पेयर आपके पास? 5 एम्पेयर है। तो 5 + 2 तो कितना हो गया? 5 × 7 √35। 36 का रूट कितना होता है? 6. तो कितना हो जाएगा? 5.9 समथिंग आ जाएगा। Yes, sir. तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, Yes, sir. तो ऐसे वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इंटेक्स 8.8 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे उसको भी। Yes, sir. तो इसे बताओ क्या आएगा? m2 प्लस में कितना चार्ज आएगा? m2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इस वाले में? बताइए। m है 27, तो m2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आउटकम में से? 3d5 4s2. 3d5 4s2 होगा। मैंने क्या बताया था आपको? जब भी इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते हो पहले रीअरेंज कर लेते हो, Yes, sir. उसके बाद रिमूव करते हो। तो कितना होगा? 3d7. 3d7 होगा बेटा। ठीक है, Yes, sir. Mn27 की बताया था कॉम्बिनेशन क्या लिखेंगे इसकी आप? 3d7 4s2। तो m +2 कितना हो जाएगा? 3d7। कितने इलेक्ट्रॉन पेड होंगे यहाँ पे भाई? 3. 3 इलेक्ट्रॉन पेड होंगे। 5 तो आपके पास अनपेड थे, जब 5 थे। छठा यहाँ पर आएगा, 7वां यहाँ पर आएगा। कितने पेड बचे? सिर्फ 3 बच्चे आपके पास अनपेड। तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट कितना है भाई? √3 + 2 √3 × 5 कितना हो गया? √15। तो इट इज 3.88 या 8789 आएगा। 87 ठीक है। ओके सर। समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. तो नेक्स्ट उसमें से आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, और 1 मिनट होल्ड रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कब करनी है? और नेक्स्ट क्लास आज के हमारे ट्यूसडे, इस संडे क्लास लेंगे हम। ठीक है, थर्सडे भी लेंगे, संडे भी लेंगे, संडे भी लेंगे। ठीक है, Okay, sir. क्योंकि कोर्स हमें जल्दी खत्म करना है, टाइम कम बचा है हमारे पास। फैब आ गया पूरा। सर मुझे दूसरा बैच भी ज्वाइन करना है काइनेटिक्स के लिए। दूसरे बैच का ना वो ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टार्ट होने वाला है ऑफलाइन। अच्छा मैं देख लूंगा, बात करूंगा इस बात में। ठीक है, ठीक है सर, बाय बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. एक बार मुझे फोन कर लीजिए, एक बार करते हैं। ठीक है, अभी अभी या कल कर लीजिए, जैसे मर्जी। ठीक है, सर कल कर लूंगी। ठीक है, ओके। अर्चिता भी तो रुकना आप अभी। प्रियांशी निकली, आप जाइए। अर्चिता, अर्पिता।